विस्तार से। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी और खास चर्चा हम करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। जो 4 मई को नतीजे आने उससे पहले माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। बड़ा बड़ा हंगामा और बवाल वहां पर हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में पोलिंग के बाद परसेप्शन पर सियासी जंग। पश्चिम बंगाल के मतदाताओं ने बम पर पोलिंग करके जनादेश का सम्मान करना लगभग सभी दलों को सिखा दिया है। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान में टीएमसी को और अधिक आक्रामक दिखने के लिए क्या विवश कर दिया है, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल टीएमसी के खिलाफ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल शाम को कोलकाता के एक स्ट्रांग रूम में 3 घंटे से भी अधिक समय बिताने के बाद कथित तौर पर ईवीएम की अनियमितताओं को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में या मतगणना प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की कोशिश हुई तो जीने मरने की लड़ाई लड़ी जाएगी। राज्य के 3 बार की मुख्यमंत्री के इस बयान से लोगों को निराशा ही हाथ लगी होगी कि एक मुख्यमंत्री को अपने चुनाव क्षेत्र में धांधली को लेकर इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं या स्ट्रांग रूम तक उनको जाना पड़ रहा है। बीजेपी से ममता बनर्जी की हताशा मान रही है, साथ ही स्ट्रांग रूम के अंदर दाखिल होने को गैर कानूनी भी बता रही है। उत्तरी कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र को लेकर गुरुवार शाम से असामान्य तनाव का माहौल बना हुआ है। आज भारी तादाद में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बाद आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। टीएमसी की प्रायोजित हंगामे की स्थिति को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने कड़ा संदेश जारी किया है। आयोगों ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, पूरी प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार ही चल रही है। तृणमूल कांग्रेस ने हालांकि आरोप लगाया कि पोस्टल बैलेट की छंटनी के नाम पर हेरफेर की कोशिश हो रही है। तो आयोग ने कहा किसी भी तरह की भ्रम फैलाने की कोशिश ना की जाए। जिला चुनाव अधिकारी के अनुसार 30 अप्रैल शाम 4 बजे से पोस्टल बैलेट अलग करने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी पहले ही सभी पक्षों को दे दी गई थी। टीएमसी के आरोप पर चुनाव आयोग को रात के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब देना पड़ा। चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने दावा किया कि सभी पार्टियों को इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। बैलेट बॉक्स के साथ, ईवीएम बॉक्स के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आयोग ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए ईसीआई नेट नाम की विशेष व्यवस्था भी लागू की गई है। यह सिस्टम पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावों में अनिवार्य किया गया है। डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर पुनर्मतदान की सिफारिश पर्यवेक्षक और रिटर्निंग अधिकारियों ने की है। तो स्क्रूटनी का काम खत्म करने के बाद ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने बताया कि डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर रीपोल यानी कि पुनर्मतदान की सिफारिश की गई है। 5 दशकों के बाद पश्चिम बंगाल ने रक्त रंजित इतिहास से अपना पीछा छुड़ाया है। चुनावी रक्त रंजित इतिहास से जिसने कभी वोट देने को जोखिम माना था, ऐसे लोग भी पोलिंग बूथ पर इस बार नजर आए और अपने अधिकार का प्रयोग करना उन्होंने संवैधानिक अधिकार माना और उसका प्रयोग भी किया। लोगों ने कहा कोई जीते हारे, लेकिन लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहना चाहिए, संविधान की सत्ता कायम रखनी चाहिए। पीपुल्स पल्स एक जो एग्जिट पोल है और जनमत, ये 2 एग्जिट पोल संस्थान ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के लिए एक मजबूत और निर्णायक जीत का संकेत दिया है। लेकिन चाणक्य टुडे के पोल आंकड़े ने टीएमसी की धड़कनें तेज कर दी है, क्योंकि इस एजेंसी ने बीजेपी को सबसे ज्यादा 192 सीट दी है, +-11 भी, और टीएमसी को 100 सीट दी है। तो ऐसी उम्मीद ममता बनर्जी ने तो शायद कभी नहीं की होगी। पोल डायरी हो, मेट्राइज हो, पी मार्क हो, ये सभी एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत मिलने के संकेत दे रहे हैं। स्थानीय पोल एजेंसी की बात करते हैं, प्रजा पोल, उसके एग्जिट पोल में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी को वो 193 सीटें और टीएमसी को 100 सीटें दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा जो जादुई आंकड़ा है वो 148 है। इस हालत में अगर एग्जिट पोल का अनुमान जादुई आंकड़े तक नहीं जाने देगा टीएमसी को, तो फिर इसकी जिम्मेदारी ममता भले खुद पर क्यों ना ले, इसी और ये ना लेना पड़े लिए, इसीलिए इस तरह का परसेप्शन हो रहा है कि आखिर हार की जिम्मेदारी वो मैच के रेफरी के ऊपर डालने की कोशिश कर रही हैं क्या, ये बड़ी बात है। और इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि गुजरात के लोग चुनाव परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट
जबरदस्ती दखल किया जाए? इतना एट्रोसिटीज हुआ है, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मत एक करके हम लड़ेंगे। और हम सब कैंडिडेट, सब चीफ इलेक्शन एजेंट को, जितना भी पार्टी है, सबको बोलते हैं आपका हक है, आप देखभाल कीजिए, बट डोंट क्वार, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर क्वार। जब एक प्रमुख पार्टी और निवर्तमान मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री कहिए अभी, ममता बनर्जी इस तरह का आरोप लगाएंगी तो चुनाव आयोग को तो जवाब देना पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने राज्य में पारदर्शी चुनाव का फिर से दावा किया। जो पोस्टल बैलेट्स हुए हैं इनको डिवाइड करना पड़ता है जिस जिस सीट पे है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने मेल करी ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज को, मेल करी आरओ को कि आप लोग जो कैंडिडेट एजेंट है आ सकता है यहाँ पे एज पर रूल। आरओ ने भी सबको बताया, पॉलिटिकल पार्टीज को बताया, कैंडिडेट्स को बताया, आपको 4 बजे तक आ सकते थे आप, आपके सामने खुलता वो रूम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी चीज़ जो है इलीगैलिटी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर किसी से भी कोई इलीगैलिटी होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एकदम 100% इंश्योर करेगा कि जो एज पर रूल्स रेगुलेशन सब काम हो। तो वहीं भाजपा के नेता और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य जी ने 4 मई को ममता बनर्जी की सत्ता से विदाई का एक बार फिर से दावा किया। ये ममता जी हर हजम नहीं कर पा रहे। 4 मई दीदी गई, ये सपने में भी सोच नहीं सकती। उसका जो भावनाओं है उसको डरा रहे हैं, तो इसी का कारण ममता जी ये नाटक लेकर सामने आया, और पश्चिम बंगाल की जनता भाली भांति ये नाटक से अधी है। और भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष रह चुके शुभेंदु अधिकारी के वकील ने कहा कि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है। क्योंकि हमें पता है ना तृणमूल पार्टी कैसा है, तो पूरा पार्टी इज फुल ऑफ थग्स एंड क्रिमिनल्स। वी हैव प्रोटेक्टेड द स्ट्रांग रूम। आई वांट टू एश्योर the people of Bengal that all the strong rooms, EVMs, at least my center, Bhawanipur, is safe and secure, and what reports I've gotten from other places also, all EVMs are safe, secure, strong rooms are secured. There is no question, at least for Bhawanipur, there's no question of any tampering. All of these are fake allegations. वही पश्चिम बंगाल CPIM के अध्यक्ष विकास रंजन भट्टाचार्य जी का कहना है कि ममता बनर्जी को दरअसल हार का डर सता रहा है। Her frustration is obvious because her goons could not had the free hand this time. Since 2011 onwards till today, the elections were controlled by TMC goons. After 11 o'clock in the morning, all the booths were really taken over by them, these goons, and they used to control. Now this time they failed. And that's the frustration and fear of Mamta. CPM नेता की हमने आपको बात सुनवाई, ऐसी ही बात अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं लगातार, यानी कि सब एक तरह की बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को क्या हार का डर सता रहा है और इसीलिए इतना ज्यादा हंगामा बरपा हुआ है क्या? इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। राजर्षि लाहिड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ में भास्कर सिन्हा रॉय जी, जो टीएमसी के समर्थक हैं। साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं, और हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं हमारे साथ। तो सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय। मैं पहले सीधे सौरभ दत्ता के पास जरा अपडेट के लिए चलूं। सौरभ, बताइए, कल तो बड़ा 3 घंटे तक ममता बनर्जी जी वहां पर जाकर के बैठ गईं। अब जरा मुझे ये बताइए कि क्या आज सब कुछ ठीक है? क्योंकि चुनाव आयोग को तो रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना पड़ा, जवाब देना बनता भी है। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री इस तरह का करेंगी और एक प्रमुख पार्टी इस तरह का आरोप लगाएगी, तो चुनाव आयोग ने जवाब दिया। आज कैसा माहौल है? आज सब ठीक ठाक है वहां पर स्ट्रांग रूम पर? लाल जी, पहले अपने दर्शकों को आज की छवि दिखा देता हूँ। कल की जो ग्राउंड जीरो थी, घटनास्थल थी, वहीं पर हम खड़े हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर यहाँ पे जो जवान है
वो जवान तैनात है यहाँ पे। ये खुदीराम अनुशीलन केंद्र है, यहाँ पे 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मतगणना केंद्र है, स्ट्रांग रूम है। और आप देख सकते हैं कि जरा क्लोज करने को बोलेंगे मैं अपने कैमरे पर्सन अमलान को, कि एक किला जैसे बनाया गया है और एक छोटा सा गेट है जिसमें काउंटिंग सेंटर के अंदर कैंडिडेट, पोलिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो आने जाने के लिए एक छोटा सा गेट बनाया गया है और इसको एक किला का रूप दिया गया है। क्योंकि कल जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था डेमोक्रेसी में। क्योंकि पहली बात ये सवाल ये था कि जो फुटेज जिसको लेकर ये बवाल हुआ, वो फुटेज इशू किसने किया था? ये चुनाव आयोग का कहना है कि वो फुटेज चुनाव आयोग के जो लाइव स्ट्रीमिंग है उसके जरिए उनको मिला था। ये पहली बात ये है। तो अगर चुनाव आयोग के इरादे नेक नहीं होते तो ये फुटेज क्या किसी को मिलता? दूसरी बात ये है, चुनाव आयोग का ये कहना है कि 4 बजे सबको आने के लिए कहा था और उसमें मेल के जो सीसी होते हैं ना, उस सीसी में पहला नाम कुणाल घोष का था, एकदम नंबर 1 पे, अव्वल नंबर पर कुणाल घोष का नाम था। 4 बजे वो लोग नहीं आए। वो आए कब? 6 बजे के करीब करीब। और बीच में क्या हुआ लाल जी? बीच में ममता बनर्जी का एक वीडियो स्टेटमेंट आया है, एक वीडियो बाइट उन्होंने रिलीज किया और रिलीज करके उसमें 2 पॉइंट मैं जिक्र करना चाहूंगा। कि पहली बात उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल पर हमें भरोसा नहीं है। ठीक है, वो पॉलिटिशियन है, वो भरोसा नहीं कर सकती है, कह सकती है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि हर कैंडिडेट को बोलूंगा कि ईवीएम के जो काउंटिंग सेंटर है वहां पे पहरा दीजिए। मैं भी अपने सखावत मेमोरियल स्कूल में पहरा देने जा रही हूँ, आप भी पहरा दीजिए। रात तक आप रहिए, कैंडिडेट रहिए और सुबह वर्कर्स को रखिए। अब मतगणना जब हुई थी तब भी वो कही थी कि केंद्रीय बल जो ईवीएम है उसमें हेरफेर कर सकता है, तृणमूल के वोट बीजेपी को डाल सकता है। लेकिन वो सब आरोप फिर देखा गया कि उसको लेकर कुछ हुआ नहीं, चुनाव तो शांतिपूर्ण हुआ। और अब जाके ये मत काउंटिंग सेंटर को लेके ये जब कहा गया है, उसको भी चुनाव आयोग ने कहा है कि फेक न्यूज है। और अभी सुरक्षा की जो बातें हैं उसको लेकर यहाँ पे 163 भारतीय न्याय संहिता के 163 तैनात किए गए हैं। जरा एक सेकंड में अपने दर्शकों को देखने को दिखाऊंगा। अमलान को बोलूंगा कि जरा इधर आ जाए कैमरा को लेकर। ये जो पोस्टर है ये चुनाव आयोग के लगाया है अभी, ठीक खुदीराम अनुशीलन केंद्र के ऑपोजिट साइड है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 163 धारा जो मतगणना केंद्र है उसके 200 दायरे में ये लगा दिया गया है कि आप आइए, काउंटिंग टेबल पर बैठिए, शांति से गणना होने दीजिए। लेकिन डेमोक्रेसी में डी फॉर डेमोक्रेसी होना चाहिए, डी फॉर ड्रामा नहीं। यही कहना है चुनाव आयोग का। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, डी फॉर डेमोक्रेसी होना चाहिए, डी फॉर ड्रामा नहीं। लेकिन ड्रामा का भी सहारा लिया जाता है सौरभ, जो कि हम वहां पर देख रहे हैं। विनोद जी, जो बात अभी सौरभ कह रहे थे कि डी फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में शांतिपूर्ण मतदान हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसके बाद स्ट्रांग रूम पर ये देखिए, जिसके पास है, सौरभ सही कह रहे थे। देखिए सौरभ के पीछे वो पत्र दिखाई भी पड़ रहा है। जिसके पास वैलिड पास है उसको तो अनुमति है, वो वहाँ जाएं। एक पॉइंट ये, जिसके पास पास नहीं है वो वहाँ क्या करेंगे, किस बात का पहरा देंगे, या फिर वहाँ जाकर के हंगामा करेंगे। और दूसरी बात ये कि सौरभ का ये पॉइंट कि भाई जब आपको ये फीड कहाँ से मिली कि कुछ लोग अंदर में हैं, ये तो लाइव स्ट्रीमिंग से मिली। चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है, इतनी पारदर्शिता है, इतनी ट्रांसपेरेंसी है, फिर भी हंगामा विनोद जी परसेप्शन के लिए। सौरभ ने अभी कमाल का उसमें आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में बताया है जी कि डी फॉर डेमोक्रेसी और डी फॉर ड्रामा। हाँ, तो अगर इसी को थोड़ा सा आप डिकोड करिए तो पूरे इलेक्शन आपने भी डी से डिकोड कर दिया। आपने इसी को डिकोड कीजिए तो पूरे इलेक्शन में ममता बनर्जी का सिर्फ आरोप ही आरोप है। आप पहले दिन से ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ आरोप, चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप, बीजेपी के खिलाफ आरोप, और ये आरोप लगाते लगाते आप स्ट्रांग रूम तक आ गए। तो आप कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल का जो अनुमान है लाल जी वो एग्जैक्ट पोल का पक्का गारंटी दे रहा है, इशारा कर रहा है। ये सीधे सीधे ममता बनर्जी के इस आरोप से सीधे साफ है। हमने अपने इतने दिन के कैरियर में कभी नहीं देखा होगा कि कोई सीएम किसी स्ट्रांग रूम में इस बात के लिए जाए कि यहाँ पे ईवीएम पे टेम्परिंग हो सकती है, यहाँ ये हो सकता है। तो इसको डेमोक्रेसी में डी फॉर ड्रामा ही तो कहा जा सकता है। आपका नियत आपका जो है, आप अपने वर्कर्स को ये मैसेज दे रही है
कि उनको कह रहा है घबराना नहीं। ये घबराना नहीं है, ये लड़ाई है और इसको हम मरते दम तक जारी रखेंगे। ये सिर्फ हताशा है कि अपने टीएमसी के वर्कर्स को कम से कम वो फील्ड छोड़ के भाग ना जाए। जो 11 बजे तक का, जो अभी भट्टाचार्य जी का आपने सुना था, सीपीएम के कैंडिडेट हैं जी, वो कह रहे थे कि पिछले 2011 से अब तक 11 बजे के बाद पूरे के पूरे पोलिंग बूथ पे टीएमसी के जो कार्यकर्ता और उसके गूंस हैं उनका कंट्रोल होता था। ये पहली बार इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर किया है कि डेमोक्रेसी में जो इंश्योर होता है हर एक आदमी का वोट पड़ना, उसको इंश्योर करके बंगाल ने इतिहास रच दिया है। तो ये ममता बनर्जी का जितना भी रात भर चलता रहा, लोगों ने कम से कम ये जरूर समझा कि डी फॉर सिर्फ डेमोक्रेसी होता है, डी फॉर ड्रामा नहीं होता है। लेकिन होने करने की कोशिश तो हो रही है। इस बार कुछ अलग अलग चीजें दिख रही हैं। भास्कर दा बड़े बदले से माहौल लग रहे हैं। एक तो ममता जी पहले मुझे किसी ने मतदान के दिन बताया था कि 4:55 पर दीदी वोट करती थी और बड़ा बढ़िया से वोटिंग करती थी। इस बार पता चला दीदी ने एकदम सवेरे सवेरे वोट किया, सब जगह बूथ का दौरा किया। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या दादा, ये बताइए कि जो पोस्टल बैलेट है उसको अलग करने के लिए एक मेल जाता है और उस मेल पर लाइव स्ट्रीमिंग सब कुछ चुनाव आयोग करता है, फिर भी उसको हंगामा, डी फॉर ड्रामा का बहाना बनाने का मकसद क्या दादा? को सम्मान करता हूँ, डी फॉर ड्रामा बोल के आप इसको जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं जी। ड्रामा एक बड़ी चीज है, सबको ये आता नहीं है। पहला बात ये है कि आप ये मान लिए कि पोलिंग एजेंट के बिना आपने वहां पर वो काम शुरू किया और पोस्टल बैलेट का गिनती या उसका भेजने का काम शुरू किया, जो नहीं करना चाहिए था। हाँ ठीक है, आपने 4 बजे पहुंचने के लिए बोला, लेकिन 4 बजे अगर ना पहुंचे कोई, वो विदाउट द पोलिंग एजेंट और पार्टी के वर्कर और पार्टी के जो अप्रूव्ड लोग हैं, उसके अलावा आप नहीं खोल सकते हैं। ये बात तो आप मान लिए। देखिए बात यह है कि इस बार ममता बनर्जी ने क्यों सुबह वोट दिया, क्यों शाम को नहीं दिया। पिछले किसी दिन में हम लोग नहीं देखा था कि ये जो इलेक्शन कमीशन एंड सीआरपीएफ एंड अदर, दे वर वर्किंग अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ बीजेपी। ये हम लोगों ने बंगाल के लोग देखे हैं। और जो कुछ हुआ एक तरफा हुआ। अब देखिएगा जहां जहां जो हुआ है, बच्चे लोग बीमार खाया, ये हुआ, हम लोग खुश हैं कि ये कोई किसी का जान नहीं गई है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो एक तरफा हुआ है और ये जो आरोप है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ये आरोप बीजेपी के जो एंटी बीजेपी जो लोग हैं, बीजेपी के विरुद्ध जो लोग हैं और बीजेपी के जो विरुद्ध के पार्टी है, सबने ये आरोप लगाया। तो हम लोगों का तो ये हक है कि अगर आपको दिखाई देगा कि जहां पर आपको होना चाहिए आप वहां है नहीं, क्योंकि फिर भी ये पोलिंग एजेंट लोग का बिला आप काम चला रहे हैं, आप पोस्टल बैलेट का गिनती कर रहे हैं, ये तो नहीं करना चाहिए था। ये भी कमीशन और आप भी मान लीजिए। राजर्षि लाहिड़ी जी, बीजेपी के कार्यकर्ता भी, नमस्ते, कल वहां पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता भी। हमने देखा, हमने वो दृश्य देखे हैं जहां पर फिर एक तरफ जो है बीजेपी का कार्यकर्ता, दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपको भी 4 बजे मेल आ गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि अपने लोगों को भेजिए, पोस्टल बैलेट को अलग कर रहे हैं, आ गया था ना मेल? ये बात तो स्वीकार कर रहे हैं भास्कर दा भी कि हाँ मेल तो आया था। देखिए, पहली बात तो ये है कि ममता बनर्जी की जो इतिहास हम लोगों ने देखा है फ्रॉम 1984 से, जब वो कांग्रेस की एमपी बनी थी, सबसे पहले कांग्रेस आई की एमपी बनी थी, तो उनका ये जो कुछ फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स है, जो उनकी आइडेंटिफाइड और आविष्कार किया हुआ है, साइंटिफिक रिगिंग, ये लेफ्ट फ्रंट जब पावर में थे तभी मैन मेड सैलाव व मैन मेड बाढ़, ये सब बातें जो है साजानो घटना, सजावटी घटना, ये सब बातें, देखिए जब वो हारने लगती है तब वो ये सब खड़ी करती है। मैं इन सब चीजों में जा ही नहीं रहा हूं। मैं आपको एक सिंपल सा आंकड़ा दे रहा हूं आपको भाई साहब, कि 2024 में तृणमूल कांग्रेस को लोकसभा में उनको टोटल 2,74,74,133 वोट उनको प्राप्त हुए थे। ठीक है। इसमें फॉल्स, रिगिंग, छप्पा सब था।
ये ममता जी इस बार करने में बहुत हद तक असमर्थ रही है। करने की कोशिश की है, वो आ रहा हूं टेलीविजन के भास्कर, आ पर्दे रहा में सभी मीडिया में दिखाया है। और अगर मैं मान के भी चलूं कि उसमें करीबन 10% उन्होंने छप्पा किया है, तो 27 लाख करीबन उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स है और जो मुस्लिम अध्युषित बूथ्स जो है, इसमें वो करने में काफी हद तक समर्थ थी। अब हम लोगों का वोट्स कितना था? हम लोगों का वोट्स जो था वो 2,34,31,081। ठीक है। इसके साथ साथ इस बार 29,41,974 एक्स्ट्रा वोट्स पोल्ड हुए हैं। ठीक है राजर्षि जी, ये जो आप डेटा दे रहे हैं, निकल के मतदान किया है। ठीक, ये जो आप डेटा दे रहे हैं, जाहिर सी बात है ये डेटा सारे एरिना में है। पक्ष में वोट नहीं देगा। इस बार तो कोई रिगिंग नहीं कर पाई ना टीएमसी, इस बार तो आप संतुष्ट है ना? एक बात बोले? हाँ बोलिए, पहले राजर्षि जी से जवाब ले लेता हूँ, आप ही की बात पूछिए। जी के 29 लाख जो वोट पड़ा है, ये वोट कोई बाहर निकल के बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो लोग निकले थे, वो निकल के ममता जी को वोट नहीं दिया है। जेन जी का पूरा वोट भाजपा में गया है। ठीक है, वो तो 4 मई को पता चलेगा। भास्कर दा कुछ जवाब देना चाह रहे थे। भास्कर दा, देखिए आप जो सवाल पूछे, कल जब पोस्टल बैलेट का गिनती होना शुरू हुआ, उसमें बीजेपी का भी कोई नहीं था। लेकिन ये अगर मान लीजिए कि बीजेपी का भी कोई नहीं था, टीएमसी का भी कोई नहीं था, इलेक्शन कमीशन ने ये काम कैसे शुरू कर दिया? पहला बात ये। दूसरी बात, पिछले दफा जितने बार इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई किया, और जो जीत गए, मैं सौरभ आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि दोनों ही सर्टिफिकेट, जो सवाल भास्कर दा उठा रहे हैं उस पर निश्चित तौर पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया होगा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सौरभ बताइए। का मतलब है ये किया कि नहीं, करेक्ट कर लीजिए आप, 2 बार 3 बार से बोल रहे हैं, जरा फैक्ट पर आ जाते हैं। चेक कर लीजिए। सौरभ बताएंगे क्या बोला है चुनाव आयोग ने इस पर। सौरभ, चुनाव आयोग सीईओ मनोज अग्रवाल ने कहा है कि जो कैंडिडेट्स को बुलाए गए थे उसमें से निर्दल कैंडिडेट हाजिर थे। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि अगर पोल के डे के दिन 7 बजे मतगणना शुरू होने वाला है, काउंटिंग के दिन, तो उस दिन अगर 7 बजे तक कोई पार्टी की एजेंट नहीं आती है, काउंटिंग एजेंट, तो क्या गणना नहीं होगा? ये सवाल उन्होंने उठाया है कि उनको तो कहा गया कि आप 4 बजे आओ, तो 4 बजे आने की जिम्मेदारी उनकी है, वो क्यों नहीं आए? उन डीओ नॉर्थ ने उन्होंने उन्होंने ये भी नहीं देखा, कि टीएमसी वाले नहीं आए हैं, बीजेपी वाले नहीं है, जो भी नहीं आए उन्होंने अपना नियम के मुताबिक अपना समय से काम शुरू किया। तो दिक्कत क्या भास्कर दा? नहीं, बात यह है कि ये मान लिए कि इन्होंने बिना पोलिंग एजेंट, बिना पार्टी के कोई पोलिंग एजेंट इन्होंने काम शुरू किया। लेकिन जो सवाल अभी उठा, इलेक्शन कमीशन ने पिछले बार भी जब चुनाव हुआ, उन्होंने सर्टिफाई किया, उन्होंने कई जगह में लिखा ये छप्पा वोट हुआ, ये हुआ, वो ठीक, चलिए, वो जो पीछे बार हुआ वो उसको छोड़ दीजिए। अभी चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया, इस बार जो है ठीक हम लोग जांच किया, उसको पूछा। ठीक, भास्कर दा, विनोद जी। भास्कर दा, मेरा बस आपसे ये सवाल है, आप तो पत्रकार भी रहे हैं सर, आप तो हम लोग से ज्यादा जानते हैं। आपके कभी हुआ है अभी इस बंगाल में चुनाव में, मुझे लगता है कि 6-7-5 लगभग राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ कम से कम 10 से 15 रीजनल पार्टियां और 15 से 20 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। बिल्कुल। तो अधिकार उस समय में टीएमसी के ममता बनर्जी एज ए कैंडिडेट है, नॉट ए सीएम, और वही दूसरा भी कोई कैंडिडेट है तो वो भी एक कैंडिडेट है। वोटर्स जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी अगर पोलिंग बूथ पे जाता मान बराबर है, उसका भी मान उतना ही है अपने पोलिंग बूथ पे जो उनके पीछे खड़ा हुआ कोई दूसरा बूथ वोटर्स है। तो अब सवाल है कि आपको इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया, ठीक, उस टाइम में आपको पहुंचना था। आप कहेंगे कि हमारे बिना खुल ही नहीं सकता, आप हैं क्या वहां? जबकि बीजेपी नहीं पहुंची थी। बीजेपी वहां वीआईपी है क्या? कोई वीआईपी नहीं है, ना टीएमसी वीआईपी है, ना बीजेपी वीआईपी है, कोई वीआईपी नहीं है। वहां इलेक्शन का प्रोसेस सुनिए आप, पहले आप बहुत 3 बार सवाल पूछ चुके हैं इसमें, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, मुझे लगा कि आप एक कंफ्यूजन फैला रहे हैं।
वहां कोई वीआईपी नहीं है सर कि ममता बनर्जी की पार्टी नहीं आई या बीजेपी की पार्टी के लोग नहीं आए, कोई नहीं आए। बाकी कैंडिडेट आए थे। कोई भी आएगा वो टाइम से उस ऑफिसर को वहां उस प्रोसेस को शुरू करना है। ठीक। पोलिंग बूथ पे, काउंटिंग बूथ पे, दादा सुन लीजिए, 7 बजे वहां पोलिंग बूथ पे दिया गया है कि 7 बजे पहला पोस्टल बैलेट का खुलेगा या ईवीएम खुलेगा। आपकी पार्टी के अगर नहीं पहुंचेंगे तो क्या आपके लिए बंद रहेगा? या बीजेपी का भी ना पहुंचे, बीजेपी का नहीं पहुंचे तो क्या बंद रहेगा? आप लोग तो सिस्टम को ऐसे बना दे। सुनिए, सिर्फ ये है दादा, मैं आपसे सवाल सुन लीजिए ना, फिर मैं जवाब दूंगा। मैं आपसे सवाल भास्कर दा सुन लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। आपको सवाल दे रहा हूं, आ रहा हूं लाइट जी। क्या है कि मैच में 2 प्लेयर खड़ा है, बीजेपी और टीएमसी मैच में है। आप बीजेपी पे चार्ज करने के बजाय सीधे रेफरी पे जो सीधे आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। ये देश देख रहा है, भ्रम फैलाने वाले बात। पूरे के पूरे इलेक्शन में ममता बनर्जी ने जो सीधे सीधे रेफरी को इस बार निशाना बनाया है और लास्ट दिन में रेफरी को निशाना बनाया है, तो चुनाव परिणाम की ये तैयारी है। आप कल बताएंगे लोगों को कि इलेक्शन कमीशन ने हमको हरा दिया, लोगों ने नहीं हरा दिया। ये परसेप्शन की लड़ाई है, ये परसेप्शन की जंग है। भास्कर दा आप बोलिएगा, लेकिन राजर्षि जी भी कुछ एक लाइन जोड़ना चाह रहे हैं, फिर आपके पास है। राजर्षि जी कुछ बोल रहे थे, बोलिए राजर्षि जी। पश्चिम बंगाल में आप लोग बुजुर्ग पत्रकार हैं, 96 के समय में, 96 का पश्चिम बंगाल का चुनाव के समय में क्या क्या घटना घटी थी, उस समय भारतवर्ष के किसी भी पत्र न्यूज़पेपर को उस समय का खोल लीजिए आर्काइव में, रास्ते में बम और गोला बारूद को छोड़ के कुछ नहीं था। और 34 साल पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की राज्य शासन और 15 साल ममता बनर्जी जी के शासन में जो हिंसा हर एक चुनाव में हुआ है, कम या ज्यादा, लोकल बॉडी और कॉर्पोरेशंस और पंचायत में जो हुआ है उससे थोड़ा कम हुआ है विधानसभा लोकसभा में। ठीक है। पर लाशें गिरना, खून बहना, मारामारी, हाथ पैर काटना, ठीक है, वो घटना नहीं घटी है। ये बात तो सही है। उससे बौखला है कि ये ऐसे कैसे चुनाव हो सकता है। अच्छा, ये मतलब इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। भास्कर दा कह रहे हैं कि क्या हिंसा मुक्त चुनाव को पचा नहीं पा रहे हैं और परसेप्शन बना रहे हैं। देखिए सुनिए, राजर्षि जी मेरा दोस्त है, वो जो सवाल पूछा जाते हैं उसका जवाब कुछ और देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे वोट का गिनती शुरू होता है सुबह 7 बजे से, ये सब जानते हैं, लेकिन पोस्टल बैलेट गिनने का कोई टाइम नहीं होता है। 4 बजे भी होता है, 6 बजे भी होता है। घुमा रहे हैं। देखिए चुनाव आयोग कोई टाइम कैसे नहीं रखेगा दादा। अरे नहीं, अगर अनलिमिटेड टाइम रखेगा तो कैसे काम होगा दादा। आप लोगों ने पोस्टल बैलेट से पुलिस को आयोग ही टाइम शेड्यूल टाइम 4 बजे से ही होगा। कोई अधिकार नहीं था, सुविधा से चुनाव आयोग टाइम नहीं तय करेगा। सही बात है, ना बीजेपी की सुविधा। सही बात, कोई नहीं है कि पोस्टल बैलेट गिनने का टाइम 4 बजे ही है, ऐसा कोई नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं, टाइम नहीं है कि पोस्टल बैलेट गिनना शुरू होगा 4 बजे से ही शुरू होगा। तो आप क्या चाहते थे कि आप पहुंच जाएं, बीजेपी वाले पहुंच जाएं, चाहे 8 बजे रात में पहुंचे तब शुरू हो, ये चाहते थे दादा? और एक बार इत्तला कर सकते थे, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बार और इत्तला करना चाहिए। उन्होंने बोला नहीं और शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या इस बात को लेकर लाइडी जी आपकी पार्टी को भी आपत्ति है क्या कि भाई बिना आपके पहुंचे चुनाव आयोग ने वो काम शुरू कर दिया था? बाद में पहुंचा, उन लोग भी बाद में पहुंचा, वही तो मैं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि वो भी बाद में पहुंचे, लेकिन वो आपकी तरह आपत्ति नहीं कर रहे हैं। भास्कर दादा एक ही सवाल पूछना, 40,000 पोलिंग बूथ या उससे 50,000 हो गए, मुझे ठीक से वो डेटा याद नहीं है। सौरभ बता देंगे। आप सुनिए तो सही, उसके लिए हर जिले में ऐसे स्ट्रांग रूम बनाए होंगे। ये सारा बवाल भवानीपुर को लेके क्यों है? कुछ तो है, आपको एक सवाल कुछ तो है भास्कर दा। राजर्षि जी हंस भी रहे हैं, राजर्षि जी हंस भी रहे हैं भवानीपुर पर। सारी चर्चा भवानीपुर को लेके क्या है? क्यों है? ममता बनर्जी हार रही है, ममता बनर्जी हार रही है, ये भवानीपुर ही क्यों? जवाब तो सुन लीजिए। हाँ दीजिए जवाब राजर्षि। पिछले बार नंदीग्राम में आप लोग लोड शेडिंग करके जबरदस्ती हराए थे, क्योंकि आपका निशाना है ममता बनर्जी के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन आप ही के लिए काम कर रहा है, बीजेपी के लिए काम कर रही है, सबको जानता है।
इसीलिए भवानीपुर आपका भास्कर टारगेट दा, रखा कम है। से कम आप तो जैसे- ऐसा नहीं कहिए कि जब जीतेंगे तभी सही, हारेंगे तो सब गलत, ऐसा नहीं जीतेंगे तो जरूर, कहिए, ऐसा नहीं मैं कहिए आपको दादा, कह रहा हूं, लोकतंत्र 7 है, तारीख जनता मालिक है जरूर दादा। जीतेंगे, लेकिन आप पे नंदीग्राम में ये किया था आपने, लाइडी लोकतंत्र जी करवाया। बताइए, राजर्षि पूछिए, लाइडी जी। लाइडी जी को पूछिए। राजर्षि पश्चिम लाइडी बंगाल जी, में भवानीपुर पर आप भी 2021 बड़ा हंस रहे थे, क्या कॉन्फिडेंट है क्या? देखिए, पहली बात तो है कि भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी जी, मैं उत्तर भारत के भाषा में बोल रहा हूं, गाजे बाजे के साथ जीत रही है, प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं वो। अच्छा। और दूसरी बात रही 2021 की चुनाव में नंदीग्राम, एक ही स्कूल बिल्डिंग में हाँ। 500 विधानसभा का काउंटिंग हो रहा था, वहां पे 2 जीते तृणमूल और 3 जीते हम। तो लोड शेडिंग में अगर हम लोग पांचों को पांचों ना जीत लेते, अगर लोड शेडिंग करके ही जीतना था। और दूसरी बात, 5 साल तक ये मुकदमा ठीक। हाईकोर्ट में चला है। ठीक। ममता बनर्जी जी जो सुप्रीम कोर्ट चली गई एसआईआर के जी मामले वो में, तो हमने देखा है, के मामले में क्यों पूरी सुप्रीम प्रक्रिया कोर्ट नहीं चली गई? है। लेकिन भवानीपुर इतना गर्म क्यों है? भवानीपुर से रिपोर्टिंग की थी सौरभ दत्ता ने जिस दिन वोटिंग हुई थी, भवानीपुर पर इतना ज्यादा बवाल क्यों सौरभ? देखिए, भवानीपुर ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर 63 का एक पार्ट और 77 छोड़कर बाकी जो सारे जो वर्ड है, उस सारे वर्ड में बीजेपी का पिछले कई चुनाव से अच्छा प्रदर्शन रहा है। अच्छा। और इस बार माना जा रहा है कि जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, ये एकदम से एक अर्बन बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां पे 39,000 से भी ज्यादा गुजराती मारवाड़ी वोटर्स है। एसआईआर के 45 से ज्यादा वोटर्स कटे हैं। तो ये, और खुद ममता बनर्जी आप काली पूजा की वक्त कहा था कि मेरे वर्ड में कैसे एक के बाद एक इमारतें यहाँ पे तैयार हो गए, वो सब बस्ती कहाँ गए, उत्तरन कहाँ गए, बस्ती कहाँ गए, वो सब ये चौंक गए थे। ममता बनर्जी खुद नॉर्थ कोलकाता में संजय बख्शी की, स्मिता बख्शी की जो पूजा है, उस पूजा मंडप से कहा गया था। ठीक है। तो कहीं ना कहीं तब से ये हंच आ रहा था कि भवानीपुर में कुछ अलग इस बार देखने को मिलता है। और फिर जैसे ममता बनर्जी डोर टू डोर कैंपेन गई, पहली बार नुक्कड़ पर सभा किए, स्ट्रीट कॉर्नर किए, और जो रेसिडेंट्स थे उनको तो उन्होंने सीधी तरह से कहा कि आप वो पिछले सब वोटों में कुछ याद बीजेपी आ को, रहा है, भाजपा को वोट दिया, इस एक बार सभा मुझे वोट से दीजिए। माइक और छोड़ ये करके जाना। ये जो लेटर्स, ये लेटर लाल जी, हाँ बोलिए बोलिए लाल जी एक सेकंड लूंगा। हाँ। ये जो लेटर की बात कह रहे थे, भास्कर दादा कह रहे थे कि ये लेटर 3 शब्दों का लेटर है, जहां पे लिखा है कि इन रेफरेंस टू द अबव मेमो नंबर यू आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन present and to observe the entire process of the segregation of police postal ballots at very district fair, strong room very located fair at खुदीराम आ रहा हूँ मनुष्यम राजर्षि केंद्र। जी, आ रहा हूँ। हाँ वेरी तो फेयर। एकदम इसमें तो साफ ठीक, लिखा है यहाँ पे क्या ठीक, होगा, बिल्कुल। यहाँ पे क्या होगा। और भवानीपुर, कोई अरे ये कोई कार्रवाई दल ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ तृणमूल। ठीक है विनोद जी, भवानीपुर पर जब चर्चा हो रही है तो मुझे प्रचार के दौरान का एक वाकया याद आ रहा है। अमित शाह जी ने आह्वान किया था, बस ये एक सीट दे दो सारा काम हो जाएगा। क्या लोगों ने सुन लिया है क्या? ये सुन लिया। मुझे लगता है कि इसको लेके ममता बनर्जी ने कम से कम इसे दिल से ले लिया है। हाँ। कि अमित शाह ने कहा था कि और लोगों ने मान भी भवानीपुर लिया जिता है। दो, हम सारे बंगाल जीत लेंगे। ठीक है। तो ये मान के बैठे हैं ममता आप ख्वाब भास्कर देखते दा। रहिए, ये ख्वाब आप ख्वाब देखते रहिए। अच्छा ठीक है ना, 2 दिन और दादा, हम 2 तो दिन और देख लेने दीजिए ना, 2 दिन और देख लेने दीजिए। आप देखिए, आज कितना, 1 ममता तारीख है ना, बनर्जी 2 को और 3 बस। भवानीपुर में आप हराएंगे, ये ख्वाब राजर्षि जी को 2 दिन और ख्वाब देख लेने दीजिए। राजर्षि जी बताइए। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी 2014 साल के लोकसभा के चुनाव में जब तथागत राय खड़े हुए थे, तो उसी समय ममता जी भवानीपुर विधानसभा उस लोकसभा के चुनाव में हार गए थे। और ममता बनर्जी जी पहले भी 89 में मालिनी भट्टाचार्य के सामने हार भी चुकी है, नंदीग्राम में भी हार चुकी है। अब आपके रिपोर्टर भाई साहब ने जो उत्तरन बस्ती की बात बताई, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। ममता जी की घर के चौखट के ठीक ऑपोजिट में है ये उत्तरन बस्ती। उनके घर से बाएं तरफ गली में 2-4 घर छोड़ के है उत्तरन बस्ती। दाहिने है, पीछे है, आगे है, सब जगह है। ठीक। जो सवाल ममता जी पूछी है, ठीक। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि ये सवाल ममता जी को अपने भाई, 2 भाई बाबुल बनर्जी और कार्तिक बनर्जी को पूछना चाहिए, जो दोनों के जमीन को पकड़ के एक रात में एक परिवार कश्मीर घूमने गया था। ममता जी के घर के 2-3 घर छोड़ के 14 दिनों के लिए कश्मीर टूर में गया था। जब वापस आए
तो उनका घर ही नहीं था, 4-5 पिलर बिल्कुल, खड़ा हुआ है। इस तरह की क्या बहुत सारी चीजें ये हमने सब देखी खड़ा हैं, ये हुआ बात है? सच है। चलते चलते मैं एक बात बता दूं, पिछली बार 2024 के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की जो सीट भवानीपुर है, वहां से टीएमसी को सिर्फ 8,000 की बढ़त थी, सिर्फ 8,000 की बढ़त थी। ये एक डेटा है। विधानसभा हो रहा है। शुक्रिया। हाँ, ये बात सच है। विधानसभा मैंने में इसीलिए फर्क- लोकसभा बोल तो दिया कि ये 2024 के तो लोकसभा के लोकसभा आंकड़े में- हैं। अब विधानसभा शुक्रिया। में फिलहाल विधानसभा का बात कीजिए। 2 दिन और अटकल कर लेने दीजिए, 2 दिन और अटकल कर लेने दीजिए, फिर तो हाँ, नतीजा आ ही कर जाएंगे। लीजिए। शुक्रिया। फिलहाल भास्कर दा, राजर्षि जी बहुत बहुत शुक्रिया, सौरभ जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि एग्जिट पोल बंगाल को लेकर के तो आपने देख लिया, तमिलनाडु और केरल में क्या कुछ चल रहा है, क्या चर्चा है एग्जिट पोल